हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह साहब फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं सॉल्यूशन का पार्ट 2, राइट। इससे पहले हमने पार्ट 1 देख लिया है। तो पार्ट 1 में हमने थ्योरी को कंप्लीट किया था और इसमें हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जो लास्ट में पार्ट 1 के लास्ट में मैंने आपको 5 एमसीक्यू दिए थे, उनको मैंने डिस्कस नहीं किया था, ना ही उनके आंसर बताए थे, तो उनको हम इसमें देखेंगे। और ये क्या है, ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इनको भी हमने नहीं देखा था। तो ये 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, काफ़ी भारी भरकम लग रहे हैं और न्यूमेरिकल्स है ना। तो इनको हम अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से हम मोलरिटी और जो मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह के फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनको इसमें अप्लाई करते हैं। ये जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 क्वेश्चंस को हम काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में केवल और केवल हम ये आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिनको ये क्वेश्चंस नहीं करना है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला जो था वो मैंने दिया था, सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या है ना। तो इसकी आपको क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है। पहला था हेट्रोजीनियस मिक्सर, दूसरा था होमोजीनियस मिक्सर और तीसरा था बोथ या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो या तो ये दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई एक होगा, है ना। तो बताइए सॉल्यूशन होता क्या है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन ही होती थी कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सर होता था। अब वो 2 कंपोनेंट या उससे ज़्यादा कंपोनेंट का हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल से समझ सकते हो, पानी में यदि आप ऑयल मिलाते हो तो वो क्या है, एक होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सर है। और पानी में आप सॉल्ट या चीनी या नींबू मिलाते हो तो वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सर है। तो इस टाइप के जो मिक्सर्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सर, वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टफ इसलिए क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा, सिंपली कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। तो इन अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम सॉल्वेंट इज, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, थ्योरेटिकल बेस है। सॉलिड सॉल्यूशन, आप जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा रहा था तो उसमें एक आया था सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि मरकरी और सोडियम में, मरकरी और सोडियम के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, अमलगम। तो इस अमलगम में सॉल्वेंट कौन है, मरकरी सॉल्वेंट है या सोडियम सॉल्वेंट है। ऑफकोर्स 2 ही कंपोनेंट अवेलेबल है, एक तो मरकरी है और दूसरा सोडियम है। तो इनमें से एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट कौन सा होता था यहाँ पे, सोडियम, और ये सॉलिड भी है। और मरकरी यहाँ पे क्या, लिक्विड, और ये सॉल्यूट होता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम। सिंपल था ये। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बाइनरी सॉल्यूशन हैज़ कंपोनेंट्स। जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस बाइनरी नंबर से आपको पता चल रहा है भाई, है ना। तो इसका मतलब होता है 2। तो इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। और टर्नरी सॉल्यूशन भी होते थे, उसके आगे इस तरीके से क्वार्टरनरी वगैरह वगैरह, है ना। तो उसमें 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट। तो इसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो काफ़ी सिंपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक ग्लूकोज सॉल्यूशन है 10% वेट बाई वेट। आपको करना क्या है कि उसका मोल फ्रैक्शन बताना है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या दी है, 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स ए जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, हम इसको ए मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपली क्या होता था कि मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, है ना। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो इसमें बेसिकली क्या है, ये सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है और पानी प्रेजेंट है। तो जो ग्लूकोज है वो क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, और पानी क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट। तो अब हमको रिक्वायरमेंट क्या है वो देखिए। ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ये मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे ग्लूकोज के यदि हमें ये Na यानी कि ग्लूकोज के मोल पता चल जाए और ये Nb यानी कि वाटर के मोल पता चल जाए। तो ये 2 चीज़ पता चल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों को निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले इसका यूज करते हैं 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना। यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसको इस तरीके से लिख लो, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट।
तो ये कितना है, हमने माना 100 ग्राम, यहाँ देख रहे हो 100 ग्राम, तो इसकी जगह लिखो 100 ग्राम। और ये सॉल्यूट कितना हो जाएगा 10 ग्राम, यहाँ पर दिया है। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 90 ग्राम, 90 प्लस 10 कितना आएगा 100 ग्राम। यदि आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन लिख के सॉल्व करते हो है ना, सारी यहाँ मोल मास वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लिख लो जो गिवन है, तो जो नहीं निकालना है या जो निकालना है सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाता है। तो इस तरीके से जनरली प्रेफर कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, सारे के सारे इस बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे टफ से टफ वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर जो मास है वो पता चल गया, गिवन मास, और सॉल्वेंट का मास पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मोल। तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, ये वेट जो गिवन वेट है। तो यहाँ पे हम बात करें इसकी ग्लूकोज की, है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ये तो यहाँ पे रख देते हैं 10 ग्राम, और नीचे मॉलिक्यूलर मास। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है उसका फॉर्मूला निकालना होगा, जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट। तो उसका सिंपल सा तरीका है, कार्बन का कितना होता है मास, मॉलिक्यूलर मास 12, टोटल कितने कार्बन है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, टोटल कितने हाइड्रोजन है 12, तो 12 × 1, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, टोटल कितने ऑक्सीजन है 96। ठीक है, तो 12 × 6 कितना होगा 72, और ये 12 और ये 96, तो इसको ऐड करो, 2 2 4 और 6 10, और 7 8 9 180, है ना। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया ग्लूकोज का वो कितना निकल के आ गया 180, है ना। अब यही हमको यहाँ पे पुट करना था, तो यहाँ पे पुट कर दो 180, यानी कि 10/180। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.055, है ना। तो ये हमने क्या कर लिया, ग्लूकोज के मोल निकाल लिए। तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितने आ गया, यानी कि Na जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया 0.055। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो। अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये फार्मूला लगाना है ना, तो यहाँ पे अब NB भी निकालना होगा। तो NB के लिए क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का। NB यहाँ पे क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर, है ना। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 18 होता है, नहीं पता है तो निकाल सकते हो, 16 ऑक्सीजन का और ये 2 हाइड्रोजन का, यानी 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, राइट। तो 18 क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब मोल निकालना है सिंपली सॉल्वेंट के, तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से, NB क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूले 9th क्लास में पढ़े थे, आई होप कि ये आपको याद होंगे, यदि नहीं है तो एक बार 9th क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी सिंपली इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं, मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मास हमें दिया हुआ है वो कितना है 90 ग्राम है, तो इसकी जगह पुट कर दो वेट की जगह कितना 90, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने 90। और जो मॉलिक्यूलर मास है वो पानी का वो कितना है 18 ग्राम है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 18, तो 19/18 कितना हो जाएगा 5। तो ये मोल निकल के आ गए किसके, किसके निकल के आ गए पानी के। ठीक है, तो अब हमको NB पता चल गया कितना है 5, Na पता चल गया कितना है 0.055। हमें निकालना क्या है XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था XA = Na/Na + NB। यहाँ पे हमें Na पता है कितना है 0.055, तो रख दो इधर 0.055। NB कितना है, सॉरी यहाँ पे Na नीचे भी है ना, तो 0.055 प्लस NB कितना है 5, तो 5। अब थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं, 0.055 अपॉन इसमें 5 ऐड करोगे तो 5.055। ठीक है, अब देखो इसको सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये तो सेम लग रहा है ना, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो आप 100 का। अरे यार ये तो गलत बोल दिया मैंने, पता है रे। स्प्लिट कर दूंगा मैं बीच में से। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे है ना, तो ये निकल के आ जाएगा 0.01, अप्रॉक्स 0.01। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.01। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके एक्स से ग्लूकोज की। यदि उसके निकालना है बी के तो इसको 1 में से घटा दो, माइनस कर दो, तो वो उसका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पे। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आया? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। ये मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आप कंफ्यूज हो जाए उसके लिए मैंने दिया था। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको बताना है ये फॉर्मूला किसका है। तो आपने नीचे देखा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, ऊपर मोल आ रहे हैं, तो फटाक से यहाँ पे मार दिया होगा मोलैलिटी। बहुत सारे ने ये गलती की होगी, यदि की है तो, और नहीं की है तो सही है। तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दिस। कैसे? ना ही तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, ना ही मोलैलिटी का, ना ही मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, क्यों? देखो, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे क्या आता है? वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मास आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि मोलैलिटी तो नहीं होने वाली, मोलैलिटी नहीं होने वाली। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ ऐसा ही होता था, एन सॉल्यूट और नीचे आता था मास, है ना। और ये जो मास होता था ये टोटल मास नहीं होता था, ये मास सॉल्वेंट का होता था। यहाँ पे किसका होता था? सॉल्वेंट का। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? सॉल्यूशन का। तो क्या ये मोलैलिटी का होगा? नहीं। और मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल आते थे और नीचे भी मोल आते थे, है ना, Na अपॉन Na प्लस NB। तो क्या ये इसका फॉर्मूला होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मोल तो नीचे है ही नहीं। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो ये बताना कितने लोगों का ये गलत था और कितने लोगों का ये सही था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, 5 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे 5, इनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमें कैलकुलेट क्या करना है? मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किसकी करना है? ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, इन दोनों का हमें क्या करना है? मास परसेंटेज बताना है। अब दिया क्या क्या है? ये हमें दिया हुआ है, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो पहले गिवन क्या है उसको हम लिखते हैं। तो हमें यहाँ दिया है जो बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। तो इसका जो मास है वो कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, इसका जो मास है वो कितना दिया? 122 ग्राम। इसका नाम तो पता होगा, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों बुला रहे हैं? देखो, कार्बन है इसलिए यहाँ पे कार्बन बोल रहे हैं, और टेट्राक्लोराइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन आ रहे हैं। अब एक और चीज यहाँ पे देखना, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि काफी जगह आपको जो सॉल्वेंट मिलता है वो क्या मिलता है? जनरली वाटर होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसा क्यों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आपको पहचान में आता है। सॉल्यूट क्या होता था? देखो, जो सॉल्यूशन है ना, वो क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है। और सॉल्यूट जैसा कि आप देख सकते हो छोटा है दिखने में, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो जिसकी क्वांटिटी कम हो, यानी कि जो कम हो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो ज्यादा हो, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट। तो क्या आप इन दोनों में से बता सकते हो सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है ना। तो सबसे कम क्या है? ये वाला, बेंजीन की क्वांटिटी कम है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? ये, है ना। तो आई होप कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब बेसिकली हमें निकालना क्या है? हमें इसका मास परसेंट निकालना है और इसका मास परसेंट निकालना है। तो जो मास परसेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो जनरली क्या होता है, जैसे मान लो हमें निकालना है मास परसेंट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल मास ऑफ मास ऑफ ए आएगा और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? नीचे टोटल मास। क्या ये परसेंटेज हुई? नहीं। परसेंटेज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, तो इससे ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? बेंजीन, ये क्या है? बेंजीन है। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? लिख देता हूं, ये है हमारा बेंजीन। ठीक है, और ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड दिखाई दे रहा है। इसका हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो चलिए इसका मास निकालते हैं हम, मास परसेंटेज निकालते हैं। किसका? बेंजीन का। तो मास परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, किसका निकाल रहे हैं? बेंजीन का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? तो मास ऑफ बेंजीन, है ना, जो होता है वही लगाते हैं, मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन।
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 का मल्टीप्लाई करना ना भूलें। तो अब यहाँ पे मास ऑफ बेंजीन क्या है, कितना दिया है, 22 ग्राम दिया है, हमने देखा था ना अभी यहाँ पे 22 ग्राम है ना। तो इसको यहाँ डाल देंगे और टोटल मास क्या हुआ, इन दोनों को ऐड कर दो है ना। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका कितना है, 22 है सॉल्यूट का, इसका कितना है, कलर ले लेते हैं दूसरा, इसका 22 है और इसका कितना है 122। तो इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि 122 प्लस 22 तो कितना आ जाएगा 144। तो ये मास आ जाएगा टोटल मास सॉल्यूशन का। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो बेंजीन का कितना है 22 है और सॉल्यूशन का कितना है 144 है और इनटू कर दो 100 से। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना 152.8%। ठीक है, ये परसेंटेज है ना। तो ये हमारा हो गया किसका, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब हमें क्या करना है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दो, मास ऑफ बेंजीन की आप पुट कर देना 122। तो आप जब पुट करोगे 122/144 इंटू 100 करोगे तो यहाँ से मास निकल के आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 84.72%। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिकल का पोर्शन है, ये तो काफी आसान है, आप कर ही सकते हो। तो इसमें कुछ बताने वाला भी नहीं है और समझाने वाला भी नहीं है। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, चूंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट दिए हुए हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। तो इसका मास परसेंट कुछ आएगा, इसका मास परसेंट कुछ आएगा, लेकिन यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। तो यदि आप इसका मास परसेंट निकाल लेते हो तो इसका निकाल ही सकते हो 100 में से घटा के, है ना। तो दूसरा तरीका, इसका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमने मास परसेंटेज निकाला है CCl4 का, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हमें बेंजीन का मास परसेंट पता है ना। तो यदि हम इसको 100 में से माइनस कर देते थे, 100 माइनस 15.28, तो ये निकल के आ जाता था हमारे पास, है ना। तो इसके दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप इन दोनों को ऐड करो कि 100 हो रहा है तो देखो 2 और 8 0 है ना, और एक हासिल इधर आ जाएगी 7 2 1 और 100 है ना। इसको भी ऐड करोगे तो ये 100 के बराबर आएगा, यानी 0 इस तरीके से ना 0 है ना। तो ये 100 के बराबर आ रहा है। तो बेसिकली आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, इसको 100 में से घटा देना है तो ये आंसर आ जाएगा। यदि आप इसको 100 में से घटाओगे तो ये निकल के आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन पे है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, किस पिच नजर आ रही है आपको, ठीक है, हमने इरेज कर दिया है। अब करते हैं हम उसको सॉल्व। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन करना है। किसका करना है, बेंजीन का करना है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगेन ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो सॉल्यूट है वो बदले नहीं है। वहां पे भी बेंजीन थे और बेंजीन सॉल्यूट था, तो यहाँ पे भी बेंजीन सॉल्यूट है। वहां पे क्या था, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट था और यहाँ पे भी वो है। यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है और हमें केवल ये दिया हुआ है 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो पहले तो ये हमें देखना है कि हमें जरूरत किसकी पड़ेगी। तो निकालना क्या है, केवल बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ऑफकोर्स यदि हमें पता है कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया तो टेट्राक्लोराइड का भी आ जाएगा एक में से घटा के, है ना। तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था वो हमने आपको बताया था कि XA जो होता है वो होता है NA/NA + NB, राइट। यहाँ पे आते थे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो, और यहाँ पे आते थे टोटल मोल। तो चूंकि यहाँ पे दो ही कंपाउंड है तो बेंजीन के मोल और इसके मोल दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ A हमने मान लिया है बेंजीन और B मान लिया है हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है, हमारा बेंजीन है और B क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो देखो यदि हमें Na यानी कि मोल ऑफ बेंजीन पता चल जाए और NB यानी कि मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दो चीज पता चल जाए तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि इन दोनों की तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो अब ये दोनों हम निकालेंगे कैसे, तो इसको समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो Na निकालना है यानी कि हमें इसके मोल निकालना है बेंजीन की। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है जनरल वो क्या होता है, N = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। इसको मैं कर रहा हूँ बॉक्स में बंद, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देखो वेट हमें पता चल जाए और मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए। यदि वेट हमें बेंजीन का पता चल जाए, मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। तो इसके मोल निकालेंगे और इसका वेट पता चल जाए, इसका मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ से निकल आएगा फॉर्मूला से, है ना। तो इसके मोल निकल आएंगे। तो अब हमें टोटल इस वेट को कहीं ना कहीं से इंटरप्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, अभी हमारे पास क्या दिया है उसका हम करेंगे यूज,
ठीक है। तो हमारे पास दिया 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। तो हम जो है सॉल्यूशन या 30% की बात कर रहे हैं ना, तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं 30 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बेंजीन की बात करते हैं 13 ग्राम बेंजीन इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब इसको लिखना का मैंने एक तरीका बताया था, इस तरीके से आपको लिखना है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यदि आप भूल जाओ तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, बेंजीन, और सॉल्वेंट क्या है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। अब देखो हमने माना क्या है 30 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है, उसका मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है 30 ग्राम। तो क्या आप इसका मास बता सकते हो, ऑफकोर्स ये 100 है ये 30 है, तो 30 में क्या ऐड करें कि 100 हो जाए, है ना। तो ये 70 ग्राम होना चाहिए। तो अब हमें क्या पता चल गया, इनका ये पता चल गया मॉलिक्यूलर मास। अब हमें सबका वेट पता चल गया। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, बेंजीन। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो टोटल कार्बन कितना है 6, एक कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12। तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है 6, कितना होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1। तो 12 × 6 72 प्लस 6, 72 प्लस 6 कितना होगा 78। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया है ना, यदि हम बात करें तो ये क्या आ गया बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका आ गया, बेंजीन का। अब हम बात करते हैं CCl4 की। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको निकालना होगा, है ना। तो जो कार्बन होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, क्या आप बता सकते हो। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12। तो यहाँ लिख दो 12 प्लस, एक ही कार्बन है। और ये जो क्लोरीन है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आपको याद होगा 35.5, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। और टोटल क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 4, तो इनटू कर देंगे 4 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 154, है ना। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है मॉलिक्यूलर मास की, मोलर मास की ग्राम मोल इनवर्स। आप देख सकते हो वहां से। ठीक है। ये यूनिट कैसे आई, यूनिट बताऊं क्या, N = होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस मोलर मास को इधर ले जाओ, तो M वेट अपॉन N, वेट अपॉन N। ठीक है। तो ये ग्राम अपॉन मोल, और मोल को ऊपर ले जाओगे तो ग्राम अपॉन मोल इनवर्स। ठीक है। तो ये फालतू चीज थी, फालतू नहीं थी, इंपॉर्टेंट थी, बट ये आपको निकालना पता आता ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट का ध्यान रखें कि कहाँ कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमको क्या पता चल गया, वेट पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। ठीक है। तो ये क्या था, बेंजीन का वेट और ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हम Na निकाल सकते हैं, Na कैसे निकालेंगे, वेट यानी कि 30/78, 30/78। तो ये जो है ना 30/78, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 0.3846। ठीक है। तो ये क्या आ गए, Na आ गए, यानी कि बेंजीन के मोल आ गए। अब हम बात करते हैं Nb यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो है हमारा, उसको फॉर्मूला को देखो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो यहाँ पे वेट कितना है 70 ग्राम। ठीक है। तो क्या होगा 70 ग्राम अपॉन, यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर मास, ये देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमने कितना निकाला, मोलर मास 154, यहाँ पे लिख देंगे 154। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 0.4545, राइट। तो ये मोल आ गए दोनों की। ठीक है। तो अब हमें Na पता है, हमें Nb पता है, क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बेंजीन का, तो ऑफ कोर्स निकालते हैं। तो जो XA जो फॉर्मूला था वो क्या था, XA = Na/Na + Nb। ठीक है। तो यहाँ पे Na की वैल्यू रख दो 0.3846, Nb की Na की यहाँ पे भी रखो 0.3846, 0.3846 प्लस 0.4545, राइट। तो अब जब आप इसको सॉल्व करो तो ये निकल के आ जाएगा 0.458। ठीक है। तो जो XA है वो कितना आ गया 0.458, सिंपल। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना तो कुछ नहीं, बट ये हमारा आंसर था, ये निकालना था बेंजीन की मोल फ्रैक्शन। बट आपको यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल फ्रैक्शन निकाले जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसको 1 में से घटा दीजिएगा।
है ना। तो ये इसका जो भी आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है XA प्लस XB क्या होता है, 1 के बराबर। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसकी जगह NA की जगह NB, XB का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, XB का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NB अपॉन NA प्लस NB टोटल, है ना। तो NB जो मोल हमने निकाले थे यहाँ पे NB की वैल्यू पुट कर दो और NA NB की वैल्यू पुट कर दो, ये निकल के आ जाएगा। और ये सिंपल सा तरीका है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, काफी सिंपल है। 2.3, इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ओके चल रहा है अभी, कोई नहीं। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 2.3 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो इसमें ए बी, हाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए और बी। हमें क्या बताना है, मोलरिटी बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो मोलरिटी होता है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, एन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होता था, लीटर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि ये आपको याद होना चाहिए, तो आई होप कि ये आपको याद होगा। ठीक है, तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला है। अब इसी को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, आंसर्स निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए सॉल्यूट के। तो पहला पढ़ते हैं, 30 ग्राम ऑफ दिस, एक बड़ा कंपाउंड दिया कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2 इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वो कितना है, 4.3 लीटर। लीटर में ही दिया है, तो यूनिट का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो मोलरिटी वाले क्वेश्चन हैं वहां पे आपको काफी यूनिट जो होंगे वो ml में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, ml में। हमें उसको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। इसको भूल मत जाना, क्योंकि यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसमें लीटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, वॉल्यूम किस में आता है, लीटर में। तो उसको कन्वर्ट करना ना भूलना, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, ये हमें पता है। अब बात करते हैं एन सॉल्यूट की। तो ये मोल पता चल जाए तो हम इसकी मोलरिटी निकाल सकते हैं। अब मोल कैसे निकालेंगे, तो जो मोल है उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था, वो होता था वेट अपॉन मोलर मास। क्या होता था, वेट अपॉन मोलर मास। चूंकि यहाँ पे वेट दिया है 30 ग्राम ऑफ दिस, है ना, 30 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे हमें पता है 30 ग्राम, लिख दो, ग्राम लिखना हो तो 30 ग्राम। अब चूंकि हमें मोलर मास नहीं पता है, तो इतना बड़ा कंपाउंड है, तो हमें बेसिकली इन्होंने क्या करवा दिया, इसका मोलर मास कैलकुलेट करवा दिया। तो चलिए इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये करवा रहा है ना। तो यहाँ पे दिया क्या है, CONO3.6H2O। ठीक है, तो सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है मोलर मास कैलकुलेट करना। कोबाल्ट का जो मोलर मास है, मोलिकुलर मास है, वो कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो वो होता है हमारा 59, और चूंकि एक ही कोबाल्ट है तो हम लिखेंगे 59 प्लस ये जो नाइट्रोजन है इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और टोटल ऑक्सीजन कितने 3, तो 16 इंटू 3, और उसका ब्रैकेट में क्या लगा है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। कंफ्यूज तो नहीं हो, सिंपल है यार। देखो NO3 का मोलिकुलर मास निकालना है हमें। NO3 का क्या होता है, NO3 का कैसे निकालेंगे, 14 नाइट्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने 3, तो 16 इंटू 3 कर देंगे, है ना। अब चूंकि ये किसका आ गया NO3 का, तो NO3 का ये आ गया मोलर मास। अब चूंकि यहाँ पे होल ट्वाइस है, 2 NO3 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, समझ आ गया। प्लस H2O, इसका हमें पता है H2O का कितना होता है 18, ये तो याद ही होगा आपको, नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि काफी जगह काम आएगा, निकाल भी सकते हो H2O, है ना। तो 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, प्लस एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 16, है ना। तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18, तो ये होगा इसका मोलिकुलर मास, है ना। तो इसका कितना आ गया H2O का 18, और टोटल कितने H2 है 6, तो 6 इंटू 18, समझ में आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 291, और इसकी यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, हमने क्या निकाला था, हमने मोलर मास निकाला था ये वाला, किसका, इस कंपाउंड का, बड़े वाले का। तो यहाँ पे इसको पुट कर दो, है ना। तो जो मोल निकालना है हमें, तो उसकी 30 अपॉन दिस 291। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 0.103 मोल। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया, ठीक है, और ये भी पता है 4.3, तो क्या अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है, N सोल्यूट अपॉन B ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है कितना 4.3,
और हमने मोल निकाल लिए सॉल्यूट के कितने 0.13, तो 0.103 सॉरी 0.103 है ये, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 4.3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 0.23 m। ये जो m है ये क्या है, इसको लगाना मत भूल जाना, यूनिट है मोलरिटी की। दो टर्म देखे थे हमने है ना, ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, मोलरिटी और मोलरिटी। मोलरिटी इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और एक था मोलरिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये इन 5 क्वेश्चन में से सबसे टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी इसमें लगेगा। तो सबसे पहले मास ऑफ यूरिया हमें बताना है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। को समझ में आया? समझो, हमें क्या करना है, बताना है कि हमें यूरिया के कितने मास की जरूरत पड़े कि हम 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बना सकें। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझो, एक सॉल्यूशन है ये, ठीक है, इसकी हमें मोलरिटी दी है, ये मोलरिटी है। मोलर का मतलब क्या है? मोलरिटी। यहाँ पे मोलर होता, सॉरी लल है, तो ये क्या है? मोलरिटी। यदि यहाँ पर लर होता तो ये क्या होता? मोलरिटी। इन दोनों में ध्यान रखना। तो ये 0.5 मोलर सॉल्यूशन है ना, तो ये कितना भी यहाँ पे यदि आप थोड़ा भी लो, इतना भी लो, 1 चम्मच भी लो, तो उसकी मोलरिटी तो सेम रहेगी। अब आपको क्या करना है कि हमें कितने मॉलिक्यूलर मास, इसकी यूरिया की मास की जरूरत पड़ेगी कि हम 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बना सकें। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टफ है, समझिएगा, बहुत सिंपल है। तो पहले तो हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है ना साफ सफाई। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे यूरिया के मास, मोलिकुलर मास की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं यूरिया का, NH2CO। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसको आपको याद भी करना है। क्या करना है? याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो नाइट्रोजन होता है उसका मोलर मास कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा ना, तो +2। प्लस कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2, और 2 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 1 ये कितने? 14 + 2 16, और 16 और 16 यानी कि 48, और ये +12। तो इसको आप सॉल्व करोगे 60। कुछ नहीं, आप सॉल्व करना है, इसको ऐड ही करना है, कैलकुलेटर से क्या वैसे ही कर सकते हो। तो ये जो है इसका मोलिकुलर मास कितना आ गया? 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो बेसिकली आज के बाद ये कहीं पे भी आएगा तो मैं इसका निकालने का तरीका, मतलब निकालूंगा नहीं, आपको जहां भी दिखाई दिए यूरिया, यदि आपको दिया है तो फटाक से आपको यूरिया का ये फॉर्मूला, क्योंकि यदि मान लो ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिया होता तो आप कैसे क्या करते? तो ये यूरिया का जो फॉर्मूला है ना, NH2CO NH2, ये हमें पता होना चाहिए, और इसका जो मोलर मास है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका मोलर मास होता है 60। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो शॉर्टकट है, मतलब काफी जगह इसका यूज होता है, तो आपको बार बार ये निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये नहीं दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तो थोड़ा सा हो गया। ठीक है, अब देखो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको मोलरिटी m स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे ना, अभी हमने देखा था। तो इसका फॉर्मूला सॉल्यूट के मोल अपॉन यहाँ पर जो क्वांटिटी आती थी वो क्या आती थी, आप बता सकते हैं? सोचो 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 सोचो। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ये होता था मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास नहीं, मास। ये किस में होता था? केजी में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली अब इसका मतलब समझिएगा, ये जो लाइन दी है इसका मतलब समझिएगा हम इसमें क्या मान सकते हैं। तो ये दिया है हमें किसके बराबर? 0.25 की मोलरिटी। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 0.25 मोल ऑफ यूरिया है ना, 0.25 मोल ऑफ यूरिया इन
1 kg सॉल्वेंट। ये इस लाइन का मतलब हुआ। ठीक है, आप इसको इस फॉर्मूला पुट करके भी देख सकते हो। 0.25 आपने मोल मांगे। ठीक है, 0.25 क्या मांगने आपने, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया इसको, 1 मिनट। ठीक है, 0.25 आपने क्या मांगे, मोल, है ना। तो मोलरिटी क्या आएगी इसकी चेक कर सकते हो। तो ये हुआ यूरिया के मोल। अपन यहाँ पे क्या आता है, सॉल्वेंट का मास, तो 1 कितना दिया, 1 kg दिया, और ये kg में ही होता है, तो ये कितना आएगा 0.5। तो रीचेक भी आप कर सकते हो, ये निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लाइन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था। जो स्टूडेंट इस लाइन को लिख लेते हैं उनका ये क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाता है, और जो अटक गए वो अटक गए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी वक्त लग जाएगा या फिर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमें पता क्या चल गया, हमें यूरिया का मोल पता चल गया। मोल ऑफ यूरिया कितना है, 0.25। तो अब हम एक चार्ट बनाते हैं और उसको फटाक से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन क्या होता था, सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, यूरिया प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पे दिया नहीं है। तो यूरिया, पहले हम बात करते हैं किसकी, मास की। तो यहाँ पे जो यूरिया है उसका मास कितना है, मास कहीं पता चल रहा है क्या, वो तो यूरिया का मास तो निकालना है, तो मास हमें नहीं दिया है। तो चलो हमें जो दिया है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का हमें मास दिया है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मास की। ठीक है, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 1000 ग्राम, है ना। ये 1 kg है सॉल्वेंट का मास, तो इसको क्या कर दिया हमने, 1000 ग्राम। अब यदि मोल की बात करें तो यहाँ पे यूरिया के मोल दिए हुए हैं। यूरिया के मोल कितने दिए हुए हैं, 0.25। तो यहाँ पे लिख लो 0.25। यदि हमें ये मोल दिए हुए हैं, है ना, ये मोल दिए हुए हैं, तो क्या हम यूरिया का मास निकाल सकते हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता था, N इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, है ना। तो यहाँ पे मोल कितने, 0.25, और वेट हमें निकालना है, और मोलर मास कितना दिया हुआ है यूरिया का, 60 हमने निकाला था अभी, है ना। तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वेट है वो निकल के आएगा 0.25 इंटू 60, यानी कि 15। कितना निकल के आएगा, 15। समझ में आ गया, सिंपल है ये भी, है ना। अब देखो ये हमें पता चल गया 15 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो होगा वो कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 15 प्लस 1005, तो ये हो जाएगा 1015, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इस सॉल्यूशन का हमें क्या पता चल गया, मास पता चल गया। तो तीनों का हमें मास पता चल गया। अब ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया है। ठीक है, तीनों का हमें क्या पता चल गया, मास पता चल गया। अब वापस क्वेश्चन पे जाओ, वापस क्या करो, क्वेश्चन पे जाओ। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है कि 2.5 kg ऑफ इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अभी जो मोलरिटी है तो उस सॉल्यूशन की सेम है, बट यदि हम उस सॉल्यूशन का मास 2.5 कर दें तब उसमें यूरिया के कितने मास की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या कहा, यदि सॉल्यूशन के मास को 2.5 kg कर दें तो यूरिया का कितना मास की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पर ये दिया है, क्या दिया है, ये 1015 ग्राम सॉल्यूशन का जो मास है ना, 1015 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितना है, 15 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम। हमें, और इसकी जो मोलरिटी वो तो 0.25 है, उसी से निकल के आई है। ठीक है, तो ये तो हमें मेंटेन रहेगी। अब यदि ये कह रहे हैं कि यदि हम इसको कर दें 2.5 kg, क्या कर दें 2.5 kg, तब आपको बताना है कि ये जो है वो कितना होगा। अभी हमारा क्वेश्चन कहां तक सीमित हो गया, यहां तक, है ना। तो इन्होंने बेसिकली देखो ध्यान से, 1015 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें जो यूरिया है वो कितना है, 15 ग्राम। यदि हम इसको कर दें 2.5 kg यानी कि 2500 ग्राम, तब आप बताइए कि कितना यूरिया जरूरत पड़ेगा। ये क्या है, यूरिया है ना। तो इसको आप कर सकते हो यूनिटरी मेथड से। 1015 ग्राम के लिए 15 ग्राम है ना। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, इसका इधर डिवाइड कर दो दोनों साइड, है ना। तो 1 ग्राम के लिए आ जाएगा 15/1015, ये 1 ग्राम के लिए आ गया। लेकिन हमें तो 2500 ग्राम के लिए निकालना है, तो दोनों साइड 2500 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, है ना। तो इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2500 ग्राम आएगा ये, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 1015 इंटू 2500। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स निकल के आ जाएगा 37 मान लो, 37 के आसपास। ठीक है, 36.95 के आसपास आ रहा है, तो 36 ग्राम के आ गया यूरिया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सिंपल है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अंदाजा आप लगाओ कि 1000 ग्राम में कितना है, 15। 2000 होता तो
इसको 1000 मान लो, 1000 में कितना 15, 2000 होता तो 15 से डबल हो जाता, कितना 30 हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा और ज्यादा, तो 30 से थोड़ा और ज्यादा हुआ है ना। यानी कि इस तरीके से यदि आप ऑप्शन चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना। तो वो उसके लगभग हो, जैसे मान लो कोई ऑप्शन दिए 20, 35, 50, तो आप देख सकते हो 1000 में 15 है, तो 2000 में कितना होगा 30, 3000 में कितना होगा 45, तो ये 2500 में कितना होगा कुछ 30 के ऊपर ही होगा, है ना। तो इस पर आप मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से एक अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, समझ में आई। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट, पहली बार 3 चीज कैलकुलेट करना है, एक तो मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, किसके करना है KI के। इसकी डेंसिटी हमें क्या डेंसिटी दी है, हाँ एक सोल्यूशन डेंसिटी दी है। देखो कैलकुलेट मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस सॉल्यूशन K इज दिस। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 3-4 चीजें इन्होंने दे दी है, बट ये क्वेश्चन टफ नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं मोलर मास KI का, मोलर मास KI, ठीक है, मोलर मास ऑफ KI। तो पोटेशियम का जो मॉलिक्यूल मोलर मास होता है वो कितना होता है 39, और आयोडीन का कितना होता है 127। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा 166। सिंपल, ठीक है। अब देखो ये कितना है, इसकी यूनिट भी लिखना करो, याद रहे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिया 20% मास बाई मास एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम सॉल्यूट यानी कि 20 ग्राम KI इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, आप ये मान सकते हो, है ना। और सॉल्यूशन अगेन मैंने बताया था क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है वो निकालना है, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, है ना। तो 20 प्लस यहाँ पे क्या करें कि 100 हो जाए तो 80 ऐड करेंगे, तो 20 प्लस 80 कितना होता है 100 ग्राम। सॉल्वेंट का भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया मास, ठीक है। इसका क्या यूज आएगा देखते रहते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहला निकालना है मोललिटी, है ना। तो इसका इसमें यूज होगा मोललिटी। तो मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m, हम ए पार्ट की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है n सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होता है किसमें kg में। तो क्या मोल ऑफ सॉल्यूट के दिए हैं, तो सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते थे कि जो n होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे जो वेट है वो कितना दिया है 20 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास हम सॉल्यूट का निकाल ही चुके हैं, कितना है 166, कितना है 166, है ना। तो ये क्या होगा, सॉरी ये होगा 20/166, ठीक है। तो यहाँ पे n सॉल्वेंट ये आ गया, n सॉल्यूट आ गया, तो n सॉल्यूट की जगह डाल दो 20। ये पेन को क्या हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या गया n सॉल्यूट आ गया 20/160, तो हमने लिख दिया 20/166, राइट, अपॉन m सॉल्वेंट। ये क्या बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट के मास की बात कर रहे हैं, वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 80 ग्राम। तो क्या आप यहाँ पे 80 ग्राम लिख दोगे, ऑफ कोर्स नहीं लिखोगे। 80 ग्राम क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो जो फॉर्मूला है ये सॉल्वेंट का मास है, ये किस में होना चाहिए केजी में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 80 ग्राम है तो इसको आप केजी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 080, 1000 से डिवाइड कर दोगे ना। जैसे मान लो कोई केजी में होता है, 1 केजी है या 2 केजी है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1000, तब वो क्या आता है ग्राम में। तो ये कितना आएगा 2000 ग्राम। अब यदि कोई ग्राम में है तो और उसको केजी में लेना है तो उसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो जैसे 2000 क्या है ग्राम है, तो इसमें डिवाइड कर दो 1000 से, तो जब डिवाइड करते थे तो वो किस में आ जाता था 2 केजी में। तो ये सिंपल सी चीज थी, है ना। तो ये केजी में करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप 80 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.080, सिंपल चीज। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ निकल के आ जाएगा 1.5 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या आ गई मोलरिटी। अब हम करते हैं पार्ट बी की बात। तो यहाँ पे एन सोल्यूट जो मोलरिटी है वो क्या होता है एन सोल्यूट, ये फॉर्मूला याद होंगे तो आपके काम चल रहे होंगे। और यहाँ पे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होता था लीटर में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये लीटर और ml ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन सोल्यूट ये जो है ना
एन सोल्यूट, ये तो पता है हमें कितना है 20/16, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें बात करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें, क्या कोई चीज हमें दी हुई है उसको निकालने की? ऑफ कोर्स दी हुई है, आपको डेंसिटी दी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। ये तो पता होगा, अभी तक वैसे मैंने बताया नहीं तो मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का लेंगे और मास भी सॉल्यूशन का लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। और डेंसिटी कितनी दी हुई है? वहां पे दी हुई है 1.202, ठीक है। और ये कितना है? 100 ग्राम। और वॉल्यूम कितना आएगा? यहाँ पे वॉल्यूम आएगा ml में, ठीक है, चूंकि वो डेंसिटी दी है वो किसमें दी? ग्राम पर ml, ठीक है। अब क्या करना है? वॉल्यूम को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, है ना। तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा? 100/1.202। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये निकाल के आएगा 83.19 ml, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम पुट करना है वो किसमें पुट करना है? लीटर में पुट करना है। तो 1000 से डिवाइड कर दो, यानी कि 0.083, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो इसको आप इधर पुट कर देना। तो अब ये था 20/166 और ये 0.08319। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ निकल के आएगा 1.45 m। सिंपल है। हमें क्या है? एन सोल्यूट पता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताना है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वॉल्यूम, मास पता है, डेंसिटी पता है, यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम ml में आएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या है? ग्राम पर ml में दी हुई है, ग्राम पर ml में है। ग्राम पर ml में क्यों है? जब ये ग्राम पर ml में तो ये ग्राम में होगा, ये ml में होगा, यानी कि जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो किस में आएगा? ml में आएगा। तो वॉल्यूम को हमें लीटर में कन्वर्ट करने का, तो उसमें क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया लीटर में। तो इस लीटर के वॉल्यूम को इधर पुट कर देंगे। ये सॉल्यूशन की बात चल रही है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है, ठीक है। मोल पुट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट कर दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.45 मोलरिटी किसकी आ जाएगी? इसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्ट बी। अब पार्ट सी करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना तो काफी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज दी हुई होगी, ये थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं ना, खिचपिच हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। उस क्वेश्चन क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन दिया है, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालना है KI की। तो कैसे निकालेंगे? सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? XA = NA/NA+NB, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो यहाँ पे Na और Nb की वैल्यू पता चल जाए, तो XA की वैल्यू आ जाएगी, तो Na की वैल्यू क्या होगी? यानी कि इसके मोल कैसे निकालेंगे? तो ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है? यहाँ पे KI का मोलिकुलर मास कितना है? अभी हमने निकाला था 166, तो इसके जो मोल है वो कितने होंगे? 20/166। कैसे आए? N = होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो वेट कितना है? 20 ग्राम और मोलर मास कितना? 160। तो ये इसके मोल आ गए। प्लस वाटर के मोल निकालना है, तो वेट कितना है? 80 और मोलर मास कितना है इसका? पानी का तो पता है ना, 18 होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये Na है और ये Nb है, तो इसको उठा के इधर रख दो, Na और Nb को, है ना। तो ये 20/166 क्या है? Na और ये क्या है? 80/18 Nb। तो 20 यहाँ पे Na की जगह 20/166 प्लस 80/18, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.0263, ठीक है। और यदि आपको उसके भी एक्स भी निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको 1 में से घटा दो, 1 - 0.0263। तो इस तरीके से वो निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल था, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे थ्योरी को कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।